बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक अहमद। नाज़रीन, 2 दिन पहले पाकिस्तान के अंदर एक अंधोनाक वाक़या पेश आया, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में तमाम पाकिस्तानियों की सांसें रुक गई और इंतज़ार करते रहे कि सिक्योरिटी फोर्सेस बताएं कि ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा। और सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी ही प्रोफेशनलिज्म के साथ वो ऑपरेशन किया और तमाम जो लोग उस दहशत गर्दाना हमले के अंदर मग़वी थे या उसके साथ साथ जो दहशतगर्द वहाँ पर मौजूद थे, तो उनको हलाक कर दिया और तमाम मग़वियों को छुड़वा लिया गया। अब से कुछ देर कबल जो है वो DGISPR और वज़ीर आला बलूचिस्तान दोनों की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और DGISPR ने मुकम्मल तरीके से बताया कि किस तरह ये ऑपरेशन किया गया, क्योंकि एक इब्हाम पैदा किया जा रहा था इस ऑपरेशन के बाद कि शायद एक ऐसा इलाका जहाँ पर बाय रोड जाना मुमकिन नहीं है, वहाँ पर तमाम लोगों को बाहिफाजत बचाना और तमाम दहशतगर्द जो वहाँ पर मौजूद थे उनको जहन्नम वासिल करना, ये पैरेलल कैसे मुमकिन हुआ। तो DGISPR ने वो तमाम अबहाम दूर करने की कोशिश की और वहाँ पर मीडिया के नुमाइंदगान भी बैठे थे और उनके सवालों के जवाब भी दिए हैं। माजी में नाज़रीन, हमें इससे कबल APS का एक ऐसा वाक़या नज़र आता है, एक तो जिसके बाद हमने दहशतगर्दी के हवाले से एक नेशनल एक्शन प्लान शुरू किया था और फिर ये उसके बाद दूसरा बड़ा वाक़या हमें नज़र आता था जो गुज़िश्ता दिनों जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या हमारे सामने आया। और इस तमाम सूरत हाल के हवाले से BLA एक जो कि बैंड तंजीम है उसकी जानिब से ये किया गया और ये BLA अपने साथ बलूचिस्तान का वर्ड यूज़ करती है। बलूचियों की रवायत में ये कभी भी नहीं रहा कि वो किसी तरह निहत्ते लोगों पर जुल्म करें और अपने ही रियासत के ख़िलाफ़ जो है वो हथियार उठाएं और अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचाएं। अब कुछ इश्यूज़ नाज़रीन इस तमाम तर, एक तो ये सूरत हाल है। अब ज़रा एक और मंजरनामा देख लेते हैं जो हमने पॉलिटिकल साइड पर हमने देखी, जो स्टेटमेंट्स आई, ज़रा उसको भी हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम के अंदर। अब एक तरफ ये वाक़या था, पूरे पाकिस्तानियों की सांसें रुकी हुई हैं, दूसरी तरफ ब्लेम गेम भी चल रही है, जो कि हमें अफसोस होता है, जो हम बार बार जिक्र करते हैं कि बार बार ब्लेम गेम खेली जाती है। इसी तरह ये भी हुआ, कुछ इश्यूज़ होते हैं जो नेशनल इंटरेस्ट के होते हैं और कुछ इशू होते हैं जो सियासी इंटरेस्ट के होते हैं। पाकिस्तान के अंदर इकॉनमी, फॉरेन पॉलिसी, निज़ाम इंसाफ हो गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, ये सब पॉलिटिसाइज कर दिए गए जो नेशनल इशू होने चाहिए थे। लेकिन इन सबसे ऊपर है कौमी सलामती का इशू, यानी मुल्क की सालमियत का इशू, और हमने इसको भी पॉलिटिसाइज कर दिया है। इस पर भी हम एक दूसरे पर ब्लेम गेम खेलते हैं कि तुम्हारे दौरे हुकूमत में ये हुआ था, हमारे दौरे हुकूमत में ये हुआ था, तुमने ये कर दिया, वो कर दिया। हमने पार्लियामेंट के अंदर देखा कि इस इशू पर डिबेट होते हुए एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी हो रही है। वज़ीर दिफा खुद इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं और फिर आगे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, MQM तक सिंध के हवाले से पॉलिटिक्स खेल रही है। लेकिन कोई नेशनल इशू पर जब बात की जाती है, वज़ीर आज़म साहब ने बात की, कल विजिट किया कि हम APC बुलाएंगे। अगर वज़ीर आज़म साहब की APC पे सब नहीं आते तो फिर किसी ऐसी जमात की तरफ से बुला ली जाए जहां पर सब आ जाएं, बैठ जाएं खुदारा, क्योंकि हम आए दिन गुज़िश्ता 1 साल के अंदर जो ये लहर बढ़ी है पूरी दुनिया के अंदर, अगर हम दूसरे नंबर पर आ गए हैं दहशतगर्दी के हवाले से, तो हमें बैठना होगा एक 1 पॉइंट एजेंडे के ऊपर। उसमें क्या मुश्किलात आ रही हैं हम उस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है नजम साकिब साहब, साकिब रशीद साहब और बगड़िया रिटायर्ड फारूक हमीद साहब। तीनों का बहुत शुक्रिया। नजम साकिब साहब, मैं सबसे पहले हम ये हल क्या होगा इसका ये आखिर में डिस्कस करते हैं, उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आखिर मसला क्या है बलूचिस्तान के अंदर, जिसकी वजह से आए दिन हमें खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हमें इससे कबल देखा वाक़यात हुए, लेकिन इतना बड़ा वाक़या बलूचिस्तान के अंदर होना और फिर अभी बताया गया DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि किस तरह इंडिया से इनको सपोर्ट किया जाता है, किस तरह AI के ज़रिए प्रोपेगेंडा किया गया। तो मसला है क्या वहाँ पर उन लोगों को जो ये कदम उठा रहे हैं? सबसे पहले तो वो तमाम जो पाकिस्तानी किसी भी सूबे से हैं जिनको अफसोस हुआ, जिनके दिल दुखे और अपने मुल्क में इस तरह की एक दहशत गर्दाना जो सूरत हाल पैदा हुई, उसके बाद जो सूरत हाल डेवलप होती है, तो कई सवालात जो हैं वो जन्म लेते हैं आपके दिलो दिमाग में। तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DGISPR और चीफ मिनिस्टर जो बलूचिस्तान के हैं, मुख्तसरन जो पूरी की पूरी उनकी थी ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसको अगर मैं बयान करूं तो वो ये है, 33 जहन्नुम वासिल होते हैं दहशतगर्द, 26 जो हैं वो कैजुअल्टीज़ इस तरफ से होती हैं जिसमें मुसाफिर शामिल थे, और उन 26 में 18 ऐसे थे जो कि पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस से थे या यानी बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस से, FC वगैरह से। दूसरी अहम बात जो समझ में आई वो ये कि इसके ताने बाने जो हैं वो अफ़गानिस्तान से मिलते हैं और इंडिया से मिलते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस वी सॉ सर्टन इमेजेस ऑफ
कुलभूषण यादव ऑल्सो। ताने बाने जो है कहाँ से मिल रहे हैं? अफगानिस्तान से। और वो फिर उसके बाद हमें पता लगा कि ये सारे का सारा जो है ये कोई इंडिपेंडेंट एक्सक्लूसिव वाकया नहीं है, ये पार्ट ऑफ अ बिगर गेम है जो कि हमें बताया गया। और इस तरह का इसका मतलब है कि और भी हम तवक्को रख सकते हैं। ये सारी सूरत हाल है जिसके जो कि यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई गई। हौसला भी हुआ कि हम इस काबिल हैं कि अगर हमें शबखून मारा जाए या सॉफ्ट टारगेट को ढूंढ के किया जाए तो वो हो गया। जिस तरह उन्होंने बताया कि कुछ लोग ऐसे थे जो ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही अपनी जान धो बैठे, उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन जो ही हरकत में आती हैं सिक्योरिटी फोर्सेस तो 36 घंटे में ये हो गया। अब ये कि आपने पूछा एक बलूचिस्तान के बारे में, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं यानी बात अपनी मुख्तसर करूँगा, पूरा पैनल आपके सामने मौजूद है। देखते हैं कि किस तरीके से असल में है यानी मसला क्या है। उसमें बलूचिस्तान की जब बात आती है, देखिएगा कि एक बलूचिस्तान था जो बुगटी के वाक़े से पहले का था, एक बलूचिस्तान है जो बुगटी के वाक़े के बाद का है। जो पहले का था उसमें जाम थे, जमाली थे, बुगटी थे, और उनका हुकूमत वक्त के साथ कोई भी हुकूमत होती, चाहे पीपल्स पार्टी का है, चाहे नून लीग का है या कोई भी है, उनके साथ बातचीत उनकी चलती रहती थी, माहौल कंट्रोल में था। और ये वो लोग हैं जिनको वाकई अक्सरियत हासिल थी, वोट लेके आते थे। बुगटी के वाक़े के बाद का बलूचिस्तान जो है ना, और ख़ास तौर पे पिछले 3-4 बरसों में जो हिसाब किताब है जी, उसको देखना बड़ा ज़रूरी है। उसके मुहर्रकात क्या है, और हम में से अक्सर को उन मुहर्रकात का पता है। एक और चीज़ बड़ी ज़रूरी जानने वाली है कि जब हम बलोच की बात करते हैं तो अब देखिए ना, उसमें बराहवी भी हैं, वो भी कहते हैं जी हम बलोच हैं। बलोच जो हैं वो बारखान वाले बलोच जो हैं वो तो सराइकी बोलते हैं। फिर आपके लगारी और वो जो मज़ारी हैं वो भी बलोच हैं। फिर जो बलोच इटसेल्फ बलोच हैं जो कि बलोची बोलते हैं, बलोची और बराहवी जो है ये दो मुख्तलिफ ज़बानें हैं। फिर मकरान का इलाका, फिर उसमें आपका ये जो यानी गवादर का आता है हिसाब किताब, फिर आपका यानी पसनी और यानी ये वो जो आपका पंजगूर इलाका है, वहाँ पे अब ये मसला जो है वो मुआशी भी हो गया, मुआशरती भी हो गया, इसमें नस्ल ज़ात वो भी आ गई, और सबसे बढ़ के दहशतगर्दों ने अपने लिए जगह ढूंढनी शुरू कर दी। और उस अब आपको पता लगेगा कि ताने बाने जो मिल रहे हैं ना, दुश्मन जो है वो बाहर से, अफगानिस्तान की तरफ से और इंडिया की तरफ से। अब जो बाहर के दुश्मन हैं वो आपको बता के तो नहीं करेंगे ना। अगर इतने बहादुर होते कि भाई हम हमला करने लगे हैं तो फिर वो बता के करते। वो यानी हमेशा शबखून मारते हैं। और हमें बताया गया इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सवाए लसबेला के वाक़े के तमाम जो वाक़यात अभी तक हुए हैं वो सॉफ्ट टारगेट थे, लोगों को बसों से उतार के। और ये डायलॉग करना है। अब यानी इस वक्त की आखिरी बात, डायलॉग करना है, स्टेक होल्डर्स बिठाएं जो कि मुतल्लका हैं, लेकिन डायलॉग करने से पहले डायलॉग करने की फजा हमवार करनी है। अच्छा, आज वज़ीर आला साहब ने ना, नजूम साकिब साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये जो टर्म है ना, ये मीडिया ने प्रोड्यूस की है कि नाराज बलोच, ये कोई टर्म है ही नहीं है, वज़ीर आला साहब ने की है। छोड़ दीजिए, इस बहस में हम नहीं पढ़ते। वो इसलिए नहीं पढ़ते कि लोगों को पता कुछ है नहीं। अपने अपने सियासी मकासद के तहत इस्तिलाहें बन रही हैं, इस्तेमाल हो रही हैं और गलत इस्तेमाल हो रही हैं। और जिन लोगों को पता नहीं है, जो कि अक्सर हमारे पाकिस्तान में बलूचिस्तान के वाकयात का उनको नहीं पता कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, वो इस तरह की पोस्टें देखते हैं जो कि पता नहीं कब की उन्होंने ली हुई है, तो वो हिसाब किताब जो है इमेज यानी बैठ जाता है। फिर हम आ जाते हैं डिजिटल टेररिस्ट के ऊपर। तो ये सारा कुछ जो है बलोचों को बलोचों के हाल पे छोड़िए, नंबर 1। नंबर 2 कि अगर विफाक और सूबे की बात आती है तो डायलॉग बड़ा ज़रूरी है, और उसमें मुआशी, सियासी, अस्करी, ये सारे मामलात जो हैं स्टेक होल्डर्स बैठे, लेकिन उससे पहले वो फजा हमवार की जाए जिसमें बैठ के बात की जा सकती है। दरी असना बलोचों के जख्मों पे मरहम रखने की बड़ी शदीद ज़रूरत है। बगैर साहब, ये फरमाइएगा, ये जो तमाम ऑपरेशन हुआ जो 2 दिन पहले कैफियत थी, आप पार्ट रहे फोर्सेस का, आप बेहतर तरीके से हमें गाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से ये ऑपरेशन किया गया। लेकिन दूसरी तरफ उनके पास भी जदीद हथियार मौजूद थे, जिसका आज बताया गया कि अफगानिस्तान से आए हैं। फिर बताया गया, एक सवाल ये भी किया कि क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर था, तो DIS प्यार साहब ने बताया कि किस तरह इंटेलिजेंस काम करती है। तो इतना बड़ा इवेंट
हो जाना और फिर उसके बाद क्या हिकमत अमली होती है? क्या जो APS के बाद सूरत हाल हुई थी एक दफ़ा फिर हम वैसे ही देखेंगे नेशनल एक्शन प्लान की सूरत में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहले तो आई वांट टू कमेंट द DG ISPR एंड ऑफ कोर्स जो चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान है सफाद मुफ्ती साहब, सन ऑफ द सॉइल, मुफ्ती कबीले से उनका ताल्लुक है, बड़े मंजे हुए और सीनियर सियासतदान हैं, बड़े मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं। मैं समझता हूँ कि बड़ी तारीखी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और बड़े बड़े इबहाम थे जो शायद मेरे भी जेहन में थे कि भाई ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये फिगर ठीक नहीं है, फलां ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ उन्होंने आज वो जो डाउट्स है, शकूक शुबा, अंग्रेजी में कहते हैं दे हैव बीन पुट टू रेस्ट। अब सोशल मीडिया पे जो लोग अपना एक बड़ा एक कैफे क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, मेरा ख्याल है उन्होंने भी उनकी मुंह की डेफिनेटली खाई होगी, बिकॉज उनके बयानिए जो है वो भी बिल्कुल खत्म हो गए। तो वंस अगेन हैट्स ऑफ टू द DG ISPR एंड द चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान। पहली बात। दूसरा देखिए ये है कि ये मैं समझता हूँ ये ऑपरेशन की डिटेल तो उन्होंने सारी बता दी बड़े खूबसूरत तरीके से, स्टेप बाय स्टेप, वीडियोस के साथ, ऑडियोस के साथ, और जो आई विटनेसेस थे, जो खुद पैसेंजर्स थे, उनके अकाउंट्स भी हैं, उनके सामने आए। लेकिन इसमें जो मेन चीज ये है कि पाकिस्तान में देखिए एक तो इंटीग्रेटेड ऑपरेशन था, जाहिर बात है FC भी इन्वॉल्व थी, पाकिस्तान आर्मी के लोग भी थे, एयरफोर्स का भी इसमें बड़ा रोल था। मेन चीज ये है कि हमारे जो एलीट कमांडो स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, वो लोग वो जब मैदान में आए तो उन्होंने बिल्कुल इन दहशतगर्दों का जो है वो गेम प्लान खत्म कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 0 कर दिया। और दूसरा, हमारे यही SSG में जाहिर बात है ये जो शार्प शूटर जिनको कहते हैं, स्नाइपर जिनको कहते हैं, विद द लेटेस्ट स्नाइपिंग वेपन, और ये काफी अरसे से हमारे फौज में इंट्रोड्यूस्ड है और SSG का एक खास वेपन है जनाब। उन्होंने, मैं कहता हूँ किस खूबसूरती से वो सुसाइड बॉम्बर्स को एक्शन करने से उन्होंने प्रिवेंट किया। दे टुक आउट द सुसाइड बॉम्बर, जिसकी वजह से जो क्लस्टर 3-4 लोगों के थे अपना ग्रुप के, जिनको हौसला बनाया हुआ था, वो लोग भागने में कामयाब हो गए, डिस्पर्स होने में कामयाब हो गए। बाद में फिर यही SC और फौज के लोगों ने मिलके जो एयरग्राउंड जिन्हें सराउंड किया था, उन्होंने उनको रेस्क्यू किया और फिर जाहिर बात है कि पीछे भेजा। तो SSG का एक बड़ा जबरदस्त रोल है हर बड़े ऑपरेशन में, हर सूबे में, खासकर KP और बलूचिस्तान में। मैं ये समझता हूँ कि ये एलीट कमांडोज जो है इनको। अच्छा बगेड़े साहब, ये फरमाइएगा, जिन लोगों ने रियासत के खिलाफ हथियार उठाए हों उनके साथ डायलॉग मुमकिन है? देखिए जी, अब मैं दूसरी तरफ आ रहा हूँ, थोड़ा पॉलिटिकल साइड पे। देखिए दो इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने जो कही है सफाद मुफ्ती साहब ने। एक तो यह है कि उन्होंने वो इस बात को मान गए कि हाँ ये हमारी जिम्मेदारी है, पॉलिटिकल लीडरशिप की जिम्मेदारी है, बलूचिस्तान असेंबली की जिम्मेदारी है कि B to A एरियाज को कन्वर्ट करना, यानी कि लेविस के निज़ाम को अब मेरे ख्याल को खत्म करना चाहिए, पूरा पुलिस का निज़ाम आना चाहिए जिस तरह बाकी सूबों में है बलूचिस्तान में। इसके लिए कानून साजी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अब क्यों, ये पहले हो जाना चाहिए था। जनरल मुशर्रफ ने बड़ी कोशिश की थी कि ये B to A एरियाज वाला मामला किया जाए, लेविस को खत्म मिनिमाइज किया जाए, लेकिन उस वक्त के सरदारों ने बड़ा रेजिस्ट किया था और ये होने दिया क्योंकि जारी बात है, इट वाज द मिलिट्री गवर्नमेंट एट दैट टाइम, तो इसलिए उनको एक बड़ी ऑपोजिशन थी। और दूसरा, लॉ ऑफ इंप्रूवमेंट, कि ये जो लोगों को पकड़ा जाता है उनकी इंटेरोगेशन होनी होती है, फोरेंसिक होना होता है, वगैरह वगैरह तमाम चीजें, उसके लिए काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, जिस तरह पंजाब में बेहतरीन CTT है, KP में CTTP है, बाकी सूबों में, बलूचिस्तान में ये चीज लैकिंग नजर आ रही थी, लेकिन शुक्र है इनके ज़हन में आया कि ये अपग्रेड करेंगे इस निज़ाम को। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि देखें ये BLA के लोग जो हैं, पहली बात तो ये है कि उन्होंने कहा कि जो हथियार उठाता है वो मुल्क के वो दहशतगर्द है, वो पाकिस्तान के दुश्मन है। बिल्कुल वो पाकिस्तान के दुश्मन में मानता हूँ। मैं समझता हूँ BLA को अब जो नई इनकी हिकमत अमली होगी वो बहुत उसको सख्ती से उनके साथ डील किया जाएगा और करना भी चाहिए। बिल्कुल जिसने रियासत के खिलाफ हथियार उठाए, और जबकि वो मुफ्ती साहब खुद कह रहे हैं
कि ये कोई इकोनॉमिक का वो ह्यूमन राइट्स का मसला नहीं है, कोई और ऐसे एहसास महरूमी नहीं है। वो कहते हैं ठीक था, 25-30 साल पहले होता था, आज भी वो ह्यूमन राइट्स के वहां पे लोग मौजूद हैं जो नेशनलिस्ट ग्रुप्स हैं, और वो तो कंटिन्यूस प्रोसेस चलता है। लेकिन हथियार उठाने वाला वो पाकिस्तान का दुश्मन है, और लिहाजा उसको, और वो भी फॉरेन स्पॉन्सर्ड है, उसको हर हालत में हमने कुचलना है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात मैं जो सवाल करने वाला मुफ्ती साहब होता तो मैं उनको सवाल करता, वो ये है कि देखिए इनको तो बीए वालों को तो चले हम एलिमिनेट कर देंगे, इनको खत्म कर देंगे, लेकिन खुदारा वो जो हजारों लाखों की तादाद में जो हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माएं, बलोच खवातीन जो रवायत के मुताबिक बाहर नहीं निकल सकती हैं, ट्रेडिशन जो बलोच का है, उनको मिसयूज किया गया है बीएलए वालों ने। उनको उनमें से जो सुइसाइड बॉम्बर है, इतना उन्होंने इनको मोटिवेट किया, उनको असरदार हुए, उनका माइंडसेट चेंज किया कि खवातीन को उन्होंने इंडक्ट किया। हमने इस चीज को तोड़ना है, इस चीज को खत्म करना है। उसके लिए क्या है? उसके लिए ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो इन बलोच खवातीन का ये नैरेटिव बना है कि हमने एजुकेशन, इकोनॉमी, हेल्थ, इनकी ट्रेनिंग, इनकी अपॉर्चुनिटी, ये जोर, ये काम बलूचिस्तान की लीडरशिप का है, ये बलूचिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप का है, ये सरदारों का भी जिम्मेदारी है। सरदार तो लगता है सीन से गायब ही हो गए, और भाई आपका बड़ा रोल है ये बलूचिस्तान में हालात को ठीक करने में। तो बलोच भाई इनको एंगेज करें, इनको बीएलए से सेपरेट करें। और बगैर सब ज्यादा तशवीशनाक बात यह है कि पढ़ी लिखी खवातीन भी हमने गुज़िश्ता कुछ दिनों के अंदर देखा था जो कि इस प्रोसेस का हिस्सा बनी हुई थी। अफसोसनाक चीज थी। मैं जरा आगे चलता हूं, वापस आता हूं आपकी तरफ। मैं वापस आता हूं एक और सवाल के साथ। साकिब रशीद साहब, ये फरमाइएगा, ये जो इंडियन मीडिया का उस पर एक पूरा बताया गया, और फिर जब ये इंसिडेंट हुआ, और ये नहीं, इससे पहले भी जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के इंसिडेंट होते हैं, मीनवाइल अभी यहाँ पे इंसिडेंट होता है, वहाँ पर वो फुटेजेस चलना शुरू हो जाती हैं। इतनी जल्दी तो कोई चीज़ ट्रांसफर भी नहीं हो सकती, और जो फुटेजेस दहशतगर्दों की तरफ से जारी की जाती हैं, यानी किसी भी मुल्क के अंदर अगर दहशतगर्दी का वाक़या होता है, पूरी दुनिया उसकी मजम्मत करती है, लेकिन इंडिया वाले दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं जब पाकिस्तान के अंदर कोई वाक़या होता है। तो उसका भी लिंकेज उन्होंने डेवलप किया है। उस हवाले से भी क्या कोई काउंटर नैरेटिव किस तरीके से लाया जाएगा? बलूचिस्तान में दहशतगर्दी या मुल्क के बाकी हिस्सों में, कराची या मुख्तलिफ जगहों पर दहशतगर्दी के हवाले से वो काम कर चुका है, तो मेरा ख्याल है उससे यही तवक्को है कि उसने यही काम करना है, और उन्होंने डेफिनेटली ये किया और गलत किया। उसको सपोर्ट तो यकीनी तौर पर ना वहाँ किया जा सकता है, ना हमारे अंदर जो है वो किया जा सकता है। और इस जो वाक़या जो हुआ है, इसका सारा पस मंज़र, सारी चीज़ें जो हो चुकी हैं, एक चीज़ जो है वो अभी जो है वो उसकी अपडेट हमें आई है। ये खबर थी कि 26 लोग जो है वो शहीद हुए हैं इसमें, लेकिन उसमें जो अब बताया गया है वो ये है कि 18 वो लोग थे जो पाक फ़ौज के या एफसी के लोग थे जो डायरेक्ट जो शहीद हुए हैं 26 में से। तो इसका बहरहाल ये सारा कुछ हो चुका है। एक जो चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट है कि दहशतगर्दी का जो लिंक बताने की कोशिश की आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें एक तो असले का बताया गया कि गैर मुस्लिम असला पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। इस वक्त जो है वो तकरीबन 180 रोज़ाना की बुनियाद पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं। तो ये सारी सिचुएशन जो है रिसेंट पास्ट में बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हमने देखा कि वहाँ पे इस किस्म की दहशतगर्द कार्रवाइयाँ बहुत बड़ी हैं। इसमें जो रोल है, जो किरदार है, वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट का ज़्यादा बनता है। और मैं बात करूँगा मौजूदा जो हुकूमत है मरकज़ में या सूबे में, मरकज़ की हुकूमत की बात करते हैं कि जो जिन्होंने मेरे ख्याल में ठीक है, जहां पे अपोजिशन कोई बात क्रिटिकली उस तरह करती है, डायरेक्ट अटैक करती है, तो वो नहीं करना चाहिए इस किस्म की जब ऑपरेशन हो रहा हो इतने बड़े पैमाने पर। और ये ऑपरेशन आप इसको दाद देनी पड़ेगी आपको कि ये बड़ा प्रोफेशनल तरीके से ऑपरेशन किया गया। कम से कम जो लोग हैं ड्यूरिंग ऑपरेशन उनको वो टारगेट जो है वो नहीं हुए। तो जो मरकजी हुकूमत का किरदार जो बनता था वो उन्होंने वैसे किया नहीं है, सिर्फ बयानबाजी। आप ठीक है एक पॉलिटिकल पार्टी को आप टारगेट पे टारगेट करते रहे, लेकिन आपने कंसेंसस आपने डेवलप करना है। आप हुकूमत हैं, आप उनको किसी टेबल पे लाने की कोशिश करें। आप उनको कहें कि हमें जो है कौमी यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए। मुल्क जो है वो दहशतगर्दी की एक लहर है जो हमारे मुल्क में जो है वो आई हुई है, इंडेक्स में दूसरे नंबर पे, इस तरह की बात चीज़ें हैं। तो जो हुकूमत का रोल था, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब जो वज़ीर दिफा हैं,
इसके अलावा बाकी जो उनके वज़रा हैं, उनके जो आप टॉक्स देख लें, उनकी तकारीर देख लें, आप डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं। मेरा ख्याल है उनका तो अपोजिशन का काम हमेशा से ये होता है कि वो हुकूमत वक्त पर तनकीद करती है, वो तनकीद जायज़ भी होती है, वो दुरुस्त नहीं भी होती, लेकिन हुकूमत का काम होता है कि उनको साथ मिला के चलना इस तरह का। कि अब मामला ये है, आखिरी जो बात मैं करूंगा कि बलूचिस्तान के मसले पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस अगर होती है तो हुकूमत को कन्विंस करना चाहिए पीटीआई को, और उनको लेकर आए, उनको भी बिठाएं। ये मसला अब 2014 में पाकिस्तान में जो कुछ हुआ था एपीएस के वाक़े के बाद, ये बहुत बड़ा वाक़या है अगर इसको देखा जाए, इसको खोल के देखा जाए तो। इसलिए यहाँ पे कौमी यकजहती ज़रूरत है उसकी, और सियासी क़यादत को मुस्तकिल कोई इसका मरबूत हल के लिए आपस में यकजहती करके को उसका जो है वो प्लान तरतीब देना पड़ेगा। मैं क्योंकि एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, लेकिन ये जो नैरेटिव की जंग है इसके अंदर, क्योंकि जहाँ पर इंडियन मीडिया की बात की तो पूरी दुनिया के अंदर वो अंग्रेजी के अंदर हमसे ज़्यादा ब्रॉडकास्ट करते हैं, पूरी दुनिया के अंदर वो हमारे हवाले से प्रोपेगेंडा ज़्यादा करते हैं। तो हमें ये भी ज़रूरत है कि पूरी दुनिया के अंदर हम उस प्रोपेगेंडे को कैंसिल करने के लिए या उसके अगेंस्ट अपना भी एक नैरेटिव बिल्ड करने के लिए इस किस्म के प्लेटफॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करें। ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर देखते हैं पॉलिटिकल सोल्यूशन क्या है। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। अब ज़रा बात करेंगे थोड़ा पॉलिटिकल एस्पेक्ट से, और कुछ बयानात मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर पैनलिस्ट की जानिब में चलता हूँ। वज़ीर दिफा साहब की जानिब से कहा गया इस मौके पर कि पीटीआई ने सानिया जाफर एक्सप्रेस पर सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा की है, जबकि उनके जवाब में फिर सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि कुछ लोगों को पीटीआई का लिबादा पहनाकर ट्वीट्स करवाई जाती हैं। ख्वाजा साहब ने यह भी कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ साथ बैठने के लिए पीटीआई कहती है पहले हमारे बानी को रिहा करो। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी ये गिला किया कि आपसे जब भी बात करते हैं कि आप आएँ किसी कौमी इशू पर बैठते हैं, आप कहते हैं पहले बानी को रिहा करो। तो क्या उनका ये दावा करना या ये सबसे पहली ऑप्शन रखना ये ठीक है या नहीं? फिर फारूक सत्तार साहब ने कहा कि आज पाकिस्तान में जगह जगह रियासत के अंदर रियासतें हो रही हैं, लेकिन इसके अलावा दो अहम बयानात हैं। एक इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि बलूचिस्तान के अलहदगी पसंदों से मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुलता है तो बातचीत करनी चाहिए। और एक शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि 100 करारदादें पास कर ले, बलूचिस्तान के हालात जो कि तू रहेंगे तो फिर ये हल कैसे होंगे? नजमुल साकिब साहब, ये हालात कैसे हल होंगे अगर इस तरह नहीं हल होंगे जिस तरह किए जा रहे? तो सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि हालात को दुरुस्त करने के लिए, मैं इस वक्त बलूचिस्तान का जो आपने सवाल किया है ना उसकी बात कर रहा हूँ, हालात को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी किसकी है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, जब जिम्मेदारान का पता लग जाएगा तो क्या हम उस मसाइल को, उन मसाइल को या किसी एक मसले को हल करना चाहते हैं कि नहीं? ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल, वो जो हल हमारे दिमाग में है या जो मुख्तलिफ मसाइल का हल मेरे दिमाग में है, क्या वो सबको काबिल कबूल है भी कि नहीं? चौथा सवाल, सूबाइयत और वफाकियत जो हिसाब किताब है, इसके मसले का हल सूबे ने करना है, वफाक ने करना है या किसने करना है? अच्छा नजमुल साकिब साहब, इसी चीज़ के अंदर अगर ये चीज़ जो इसके अंदर अगर सी पैक बन रहा है तो वो बलूची आवाम के लिए बन रहा है या बलूचिस्तान में रहने वालों के लिए बन रहा है, वो उसको भी फ़ायदा देगा, पाकिस्तान को भी फ़ायदा देगा। फिर वहाँ पर अगर अमन कायम हो रहा है तो वो वहाँ के लोगों के लिए कायम हो रहा है, तो फिर क्यों? क्योंकि अगर एक बैरूनी ताकत का जिक्र किया गया कि अगर अफगानिस्तान और इंडिया से होता है तो कोई अंदरूनी तौर पर भी तो उनको सपोर्ट कर रहा है। देखिए, जब तक आपके अपने अंदर के लोग साथ ना दें, कोई बाहर का आदमी, बड़ा मुश्किल है इस तरह का को वाक़या करना। तो जो फैसिलिटेटर का लफ्ज़ होता है ना, वो फैसिलिटेट करते हैं, वो बताते हैं कि ये देखिए, पहली इंटेल जो है, जो इंटेलिजेंस मिलती है किसी दहशतगर्द को, कौन देता है? क्या वो सैटेलाइट के जरिए ही सारा कुछ पता कर लेते हैं कि कौन सी यूनिट ने किधर जाना है और कौन सा इस वक्त कारवान किस तरफ जा रहा है और कौन सी बस में इस वक्त हज़ारे हैं वगैरह वगैरह? ये अंदर के लोग हैं ना। तो फैसिलिटेटर्स को भी देखना पड़ता है और मुसीबत ही यहां पे आके पड़ती है। आप बाहर के दुश्मन को जो बाहर नजर आ रहा है उससे तो मुकाबला कर सकते हैं, ठीक है। ये जो अपने अंदर दोस्तों की शक्ल में आसपास हैं, इनका क्या करना है? और उसमें एक बड़ी जरूरी बात है, अभी ये बात हो ही रही है कि पीटीआई जो है वो ये कह रही है और उमर अयूब ये कह रहे हैं। मुझे ये बताइएगा, और आपके सारे नाजरीन भी जरा इस सवाल पे सोचें कि अगर इस वक्त ये जाफर एक्सप्रेस का वाकया पेश आया है, अगर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर होते
तो क्या वो बातें वो ना कर रहे होते जो शहबाज शरीफ ने की हैं? अगर इमरान खान साहब इस वक्त प्राइम मिनिस्टर होते तो क्या ख्वाजा आसिफ वगैरह जो हैं पीपल्स पार्टी, बिलावल जरदारी वगैरह, हुकूमत को उन्होंने निशाना ना बनाया होता? क्या आप ये नहीं कर रहे, आप वो नहीं कर रहे? असल मसला हमारे अंदर है, हमारा किबला दुरुस्त नहीं है। हम समझते हैं हम अपोजिशन में आए हैं, हुकूमत कुछ भी कर रही है। और एक बात बड़ी ज़रूरी है यहाँ पे करनी, वजाहत करनी। देखिए, एक मसला होता है सियासी, उसके आपके व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं, आपका बयानिया ये है, मेरा बयानिया ये है। एक होता है मसला रियासत का, पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस का, पाकिस्तान का, उसमें सबको एक साथ होना चाहिए। और उसमें यह है कि लड़ लेंगे यार, हम यानी कर लेंगे, पार्लियामेंट मौजूद है ना, बहसें कर लेंगे। असल चीज क्या है कि आपने देखना है कि ये वाला वक्त नहीं है इस तरह के मसाइल उठाने का। एक दूसरे पे बात करके, ब्लेम गेम आप करके तो क्या यानी मसले का हल कर लेंगे? तो किबला दुरुस्त कीजिए सबसे पहले, और उसके बाद ये देखिए कि अपोजिशन भी हुकूमत का हिस्सा होती है, वो भी वोट लेके आए होते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी कुछ बनती है, उसकी तरफ भी देखिए। बगड़ी साहब, ये जो ब्लेम गेम होती है इसमें दुश्मन को मौका मिलता है कि वो कहीं ना कहीं आके पार्टिसिपेट कर लेता है। और फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन जो परसों की गई, कल की तारीख में और परसों की तारीख में, कि रूल्स ऑफ गेम जो है वो चेंज हो गए हैं। तो क्या होंगे ये चेंज रूल्स? देखिए, मैं समझता हूँ कि अब ज्यादा अपना सख्ती होगी, हॉट परसूट ऑपरेशन होंगे, बहुत ज्यादा फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की एजेंसीज के दरमियान कोऑर्डिनेशन होगी। ये नहीं कि पहले नहीं हो रही थी, मतलब ये कि अब मामला जो है बहुत एनहांस होगा और बहुत हाई लेवल पे चला जाएगा। और दूसरी बात ये है कि आई थिंक द स्टेट विल नाउ कम डाउन वेरी वेरी हार्ड ऑन BLA, और नॉट सिर्फ BLA, और भी ऐसे कुछ वहाँ पे मेजर ये माइनर ग्रुप हैं, तो BLF हो गया वगैरह, BRA, मेरे ख्याल काफी कार्रवाई जो है वो होगी, मुझे तो नजर आ रहा है। लेकिन मैं दो बातें इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूँ। पहला ये कि बड़ी अच्छी बात है कि आज मिसिंग पर्सन को डिस्कस किया गया है। हम तो 15 साल से डिस्कस कर रहे हैं मीडिया के ऊपर, लेकिन मीडिया पर्सन के कमीशन है, कभी को रिपोर्ट ही नहीं आई, कभी को फिगर सामने नहीं आए। आज बलूचिस्तान के हवाले से दिस इज वन ऑफ द इश्यूज दैट बलूचिस्तान पिछले कई सालों से, जो DGISP ने कहा है कि 2911 रिपोर्ट हुए और बाकी वो कमीशन ने हैंडल किए, केसेस प्रोसेस किए, और बैलेंस अभी है 452। तो और दूसरी बात ये कि ये जो मिसिंग पर्सन है, ये तो उन्होंने भी हम भी पहले क्या के थक गए कि ये जो BLA वाले हैं, काफी इसमें भी काफी मिसिंग लोग होंगे जिनको मिसिंग कहा जाता है, वो इसमें शामिल है, क्योंकि ये पहाड़ों में चले गए, अफगानिस्तान के कैंपों में चले गए। और एक वक्त ऐसा होता था, यू बिलीव इट और नॉट, कि सरदार जो होते थे बलूचिस्तान के, उनकी जेलों में लोग होते थे, वो भी मिसिंग पर्सन में आ जाते थे। और फिर जो लोग मारे गए लड़ाई में, जो मारे जाते हैं, जो अपना दहशतगर्द ग्रुप उनमें दफना लेते हैं, पता नहीं लगता वो किधर गए। सो मैं समझता हूँ कि अच्छा हुआ कि आज मिसिंग पर्सन की बात जो है वो डिस्कस हुई है। मैं 2-3 बातें और। नंबर 1, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, गुड स्टेप बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन बलूचिस्तान। वो जो कॉल कर रहे हैं, हम भी काफी दिनों से ये कह रहे थे और भी लोग कह रहे थे। नेशनल एक्शन प्लान 2 बिल्कुल होना चाहिए। पुराना नेशनल एक्शन प्लान रिडंडेंट हो गया, डायनामिक्स चेंज हो गया, ग्राउंड रियलिटी चेंज हो गई, रूल ऑफ द गेम चेंज हो गया, तो NAP 2 जो है आना चाहिए। और खुदा के लिए वो एक इदारा था जो हमने नेशनल एक्शन प्लान 1 के बाद बताया था, नेक्टा, वो किधर गया नेक्टा? वो भाई नेक्टा को फॉल करो, वो एक बड़ा उसके विजन, बड़ा अच्छा विजन था। नेशनल एंटी टेररिज्म अथॉरिटी, इस तरह का जो एक इदारा था, वो बड़ा ठीक ठाक इदारा था, उसका एक रोल होना था ये दहशतगर्दी के लिए, नेशनल एंटी काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी। तो देखे, तो उसको फॉल किया जाए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं ये कहूंगा कि ये जो नाराज बलोच की जो बात की गई है कि जी ये कोई चीज नहीं, बिल्कुल मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ। अख्तर मेंगल साहब 10 साल पहले नाराज बलोचों के टॉप लीडर थे, बड़ी मुश्किल से हम उनको वापस लेके आए, मेन स्ट्रीम में उनको लेके आए, वो सुप्रीम कोर्ट में भी गए। मैं जनरल मुशर्रफ के दौर की बात कर रहा हूँ, अपना अकबर मुफ्ती साहब की डेथ के बाद जो हालात पैदा हुए थे, क्राइसिस हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में भी वो गए, उनको बड़ा कूल डाउन किया गया, वो मेन स्ट्रीम में वापस आ गए। और फिर डॉक्टर मालिक साहब के दौरान, डॉक्टर मौलिक साहब की हुकूमत जो 2.5 साल थी, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा दौर था बलूचिस्तान का। वो एक नेशनलिस्ट ग्रुप के पार्टी के हैं,
जनाब बड़े बड़े उस वक्त लफ्ज इस्तेमाल होता था फरारी, कि फरारी जो है पहाड़ों से नीचे उतर आए हैं, उन्होंने अनकंडीशनल सरेंडर किया है, उनको अब हम इतने पैसे देंगे, जॉब देंगे, उनको बहाल करेंगे माशरे में वगैरह वगैरह। तो ये काम जो है ये रुकना नहीं चाहिए। यही काम है जो कि हम बलूचिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आउट ऑफ द वे जाएंगे, आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन निकालेंगे। इसका मतलब ये कि पाकिस्तान में जो सेम सोच रखने वाले लोग हैं वो समझते हैं डायलॉग किसी के साथ भी डिपेंड करता है ना, वो भी बात करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। हाँ बिल्कुल, आई एग्री विद यू, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन भाई कोशिश करनी चाहिए ना। ये नहीं कि क्वार्टर में बैठ के आपको सारी पॉलिसी बनानी है, आप रीच आउट करें लोगों को, इसमें कोई हर्ज कोई नहीं है। ठीक है। अच्छा साकिब बशीर साहब, एक तो नेशनल एक्शन प्लान 2 जो बिलावल साहब ने जिक्र किया था, एक तो जो पहला नेशनल एक्शन प्लान हुआ था उसके बाद वो कहाँ तक पहुँचा और क्या उसमें ऐसी चीज़ें थी जो रह गई थी जिसकी वजह से दोबारा ये लहर आई सारी, और दूसरा फिर APC के हवाले से बताइएगा कब बुलाई जाएगी, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ऐलान किया है, और क्या बुलाई जाएगी या नहीं बुलाई जाएगी? एक तो APC का जो मामला है अभी तक तारीख नहीं बताई गई। PTI का कहा गया है हम उनको बुलाएंगे, लेकिन वो आगे बानी PTI का कह रहे हैं कि उनको आप जो है वो पे रोल पे शाह महमूद कुरैशी और उनको जो है वो ले आए। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई सिचुएशन बनी। आज तो बल्कि बानी PTI को एक अदालत में वीडियो लिंक के जरिए भी पेश करना था, वो भी पेश नहीं कर सके। जी वो भी पेश नहीं किया गया। तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, यकजहती इस मौके पे नज़र आनी चाहिए। कोई बदमज़गी इस लिहाज से हो सकती है कि PTI कहे कि आप बानी को लाएं, वो ना लाएं तो ये पेश होंगे या नहीं होंगे, ये सवाल जो है बाकी है। मैं नेशनल एक्शन प्लान पे आता हूँ। सिर्फ डॉक्टर मालिक जो है उनकी बात कि वहाँ पर बैठे अख्तर मेंगल साहब का जिक्र हुआ, डॉक्टर मालिक बलोच या बाकी लोग, अब BLA जो है वो ये तो मिलिटेंट ग्रुप है, ये कोई दहशतगर्द ग्रुप है। बाकी वो लोग भी हैं वहाँ पे जिन्होंने हथियार नहीं उठाए। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। इस मुख्तसर वक्त के अंदर हम ज़रा अपनी सियासत के रवैयों पर भी बात कर लेते हैं और पार्लियामेंट के रवैयों पर भी बात कर लेते हैं। जहाँ हम बात कर रहे हैं कि तमाम लोगों को इकट्ठा होना चाहिए, वहाँ पर जब पार्लियामेंट के इजलास होते हैं तो वहाँ पर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि तमाम लोग एक नैरेटिव से आएंगे। पॉलिटिकल मामलात में जैसे 26वीं आईनी तरमीम हो, वहाँ पर अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन कौमी मामलात के हवाले से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि तमाम लोग एक पेज पर होंगे जो हमारे वोट से वहाँ तक पहुँचें। साकिब साहब, ये एक्सपेक्टेशन पूरी होती हुई हमें बहुत कम ही दिखाई देती हैं। दो छोटी सी बातें करना चाहूँगा इससे पहले। पहली बात ये, डॉक्टर मालिक की बात हुई, मैं उनको ज़ाती तौर पे जानता हूँ, वो किताबें पढ़ने वाला आदमी है, वो इल्म वाला आदमी है। दूसरा, अख्तर मेंगल साहब की बात हुई, बेहतरीन शख्सियत हैं। ये वो लोग हैं जो कि मरहम रखते थे अपने लोगों के ज़ख्मों पर। अब ये सवाल पैदा हो रहा है कि इन दोनों के ज़ख्मों पर कौन मरहम रखेगा, क्योंकि ये एक तरफ हो गए हैं। ये है पहली बात। दूसरी बात, नेशनल एक्शन प्लान 2 की वो रह गई बीच में कि पहले वाला जो प्लान बना था उसमें सारी चीज़ें ये मौजूद हैं, ये 20 पॉइंट, ये 14 पॉइंट, पहले इसको कर तो लें। और वो नेक्टा जिसका कि यानी अभी जिक्र किया ब्रिगेडी साहब ने, जितने अच्छे तरीके से ब्रिगेडी साहब ने बोला है, मेरी तो ख्वाहिश होगी, गुजारिश करूंगा हुकूमत से नेक्टा को फाल करें और ये ब्रिगेडियर साहब को उसका हेड बनाएं। बड़े साहिब इनके ख्यालात हैं इस सिलसिले में। अब आते हैं आपकी ये सियासत में ये जो शर्मो हया की अफादियत की बात हो रही है ना, देखिए पाकिस्तानी सियासत के रूल्स बहुत सादा हैं। नंबर 1, सियासत वो जो हम करते हैं, ये पहले नंबर पे। दूसरा, पाकिस्तान सिर्फ हम चला सकते हैं। तीसरा, अपोजिशन का कोई रोल नहीं है हुकूमत में। ये 3 रूल्स हैं पाकिस्तानी सियासत के। और उसमें जहां तक ये कहना कि सियासत में शर्मो हया की कोई गुंजाइश है, यकीन कीजिए आपने कितने इस्तीफे देखे हैं 76 सालों में। ट्रेन का कोई हादसा पेश आ जाए, कोई इस तरह की बात हो जाए, कोई एयर यानी हो जाए, क्रैश हो जाए, कोई जहाज़ में कोई फॉल्ट आ जाए, PIA को मसला हो जाए, कितने लोगों को आपने देखा है कि वो शर्मो हया उनको होती है और वो क्या करते हैं, इस्तीफ़ा दे देते हैं। देखिए तो सही, 2, 1, 3, 4। पहली बात तो ये कि शर्मो हया सिर्फ तकरीरों में है, पार्लियामेंट में है। ख्वाजा आसिफ ने ये चीज़ कॉइन की और अब उन्हीं के ऊपर पड़ रही है, क्योंकि असद कैसर ने कल कहा कि अगर आप में शर्मो हया होती तो आप बजाय इसके कि PTI को और उसके सोशल मीडिया पे बात कर रहे होते, आप इस्तीफ़ा दे देते। देखिए
9 मन तेल ना होगा, ना ये राधा नाचेगी। साकिब रशीद साहब वो जो कहते थे कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, अब उनसे ही मुतालबा किया गया इस्तीफ़े का। हमारे यहाँ वाकई तौर पर ये रवायत नहीं है कि कोई भी शख्स कोई भी बड़ा हादसा या सानिया हो जाए इस्तीफ़ा दे दिया जाए क्या, और यकीनी तौर पर वो उनके यहाँ से भी कहा जाता है ये इसका हल नहीं है। नहीं, इस्तीफ़े का तो रवाज ही नहीं है हमारे यहाँ। ये हम देखते हैं कि ये यूरोपियन ममालिक या मुख्तलिफ़ जगहों पे जहाँ पे इस किस्म के वाक़यात हो जाते हैं तो वो फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे जाते हैं। अच्छा, इस्तीफ़ा ना देने वाली रवायत जो है आपने, या उससे साइड लाइन होने के हवाले से आपने देखा कि अभी रिसेंटली हम क्रिकेट भी हार गए, वहाँ पे भी उन्होंने कहा कि जब बाकी किसी इदारे, किसी जगह पे, किसी डिपार्टमेंट में अगर कुछ हो जाए तो कोई इस्तीफ़ा नहीं देता, कोई पीछे नहीं हटता, तो हम क्यों दें। तो यही रवायत तो यही है, लेकिन पार्लिमानी रवायात में ये बहरहाल होना चाहिए कि जब आपके मातहत कोई ऐसा बड़ा वाक़या हो या इस किस्म की सिचुएशन हो तो उसमें फिर जो पार्लिमानी रवायात हैं उनको मद्देनज़र रखना चाहिए या उनकी शुरुआत कर देनी चाहिए, बजाय इसके कि जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब दूसरों पर इस तरह के अल्फाज जो है वो कह रहे थे। और दूसरी जो बात है, हमारे यहाँ जो अखलाकी तौर पर जो एक जुमले कसे जाते हैं, एक सियासी जमात दूसरी पर और दूसरी पहली पर, मैं सिर्फ 2 नाम लूँगा, दोनों अपोजिट जो मुखालिफ पोलिटिकल पार्टीज़ हैं, मरियम नवाज साहिबा हैं या बुशरा बीबी हैं। अब दोनों ख़वातीन हैं और ख़वातीन को हम देखते हैं कि उनको कहीं ना कहीं टारगेट किया जाता है गुफ्तगू में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में या किसी जगह पे भी जो सियासी मुखालिफिन अच्छे भले लोग करते हैं। तो दोनों जो सियासी तौर पर आप उनका एक नैरेटिव है, कोई बयानिया है, कोई उनका काम है, उसको क्रिटिसाइज करें, सख्त क्रिटिसाइज करें। लेकिन यह है कि इस तरह मतलब अखलाक से गिरी हुई बातें या जुमले कसना, आज भी हमने देखा कि वो तलाल चौधरी साहब जो है वो उन पर जुमले कसे जा रहे थे, उन्होंने काउंटर जो है वो जवाब दिया। तो इस किस्म की जो पार्लिमानी रवायात, इसकी वैसे इजाज़त नहीं दी थी। होता तो बहुत कुछ है, इजाज़त तो बहुत कुछ का नहीं होता, लेकिन सब कुछ जो है वो चल रहा है हमारे यहाँ। कहीं भी ब्रिगेडियर साहब आइडियलिस्टिक सिस्टम नहीं चल रहा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो कुछ ज़्यादा ही हालात ख़राब है। जब भी कोई वाक़या कोट किया जाता तो वो कहते थे माजी में हमारे साथ ऐसा होता रहा, और इखलाकियात हमेशा हुकूमत में ही आकर पॉलिटिकल पार्टीज़ को याद आती है, क्योंकि अपोजिशन की जानिब से तनकीद करते हुए अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी डैमेज करती हैं चीज़ें किसी भी किस्म के मामलात को। आपको क्या लगता है? इसको डैमेज करती है। देखें, पाकिस्तान में हमारा पॉलिटिकल सिस्टम चलता है पावर, पर्क्स और प्रिविलेजेस पे। कोई नहीं चाहता कि जितना बड़ा हादसा हो जाए कि अंडर कमांड या उसके ज़ेरे असर जो अदारे हैं कंट्रोल में, कि अगर वहां पे बड़ा हादसा हो जाए, वो कहते हैं नहीं ठीक है, कोई काम चलता है, हम ये अपनी ये मौज मेला, ये बड़ी गाड़ियां हम ये क्यों छोड़े, अपना इतना हमारा पावर, पर्क्स और प्रिविलेजेस का मामला है। नंबर 1। दूसरा ये है, पार्लियामेंट की आप बात करते हैं, ये सही है कि इस पार्लियामेंट ने अपनी बहुत बेतौकीरी की है पाकिस्तान के अवाम के दिलों में। उसकी वजह यह है कि मैं सिर्फ क्या कहूँ कि अगर आपकी वो क्रेडिबिलिटी बेसिक नहीं है तो फिर अवाम में वो कबूलियत जो है वो नहीं होती है, चाहे आप जितना मर्जी वहां पे करें। और ये पिछले इलेक्शन के बाद सब देख रहे हैं, पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं है, रिजर्व सीटें को मामला उधर ही फंसा हुआ है, सेनेट में जो केपी के इलेक्शन है वो हुए नहीं है, किसी को परवाही नहीं है, किधर है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कहाँ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और फिर पार्लियामेंट की फ्लोर पे जिस किस्म के डिबेट तो होते नहीं है, वो तो सिर्फ एक किस्म का लिटिल शॉर्ट ऑफ गाली गलोच ये वाला काम हो रहा है। तो लोग पाकिस्तान के अवाम हंसते हैं। अभी सदर पाकिस्तान का आपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस देखा, जॉइंट एड्रेस टू द पार्लियामेंट, एक बहुत ही सीक्रेट ओकेजन होता है, बहुत उसमें देखें सेकंड टाइम मेरा लास्ट ईयर भी हुआ था। पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप हमेशा आती है, अटेंड करती है, बिकॉज इसकी अहमियत बड़ी है, सिंबॉलिक है। हेड ऑफ द फेडरेशन जो है वो एड्रेस कर रहे हैं पाकिस्तान की पार्लियामेंट को, इस दफा भी वो नहीं आए, ठीक है ना जी। और उस एड्रेस में आपने देखा कि मोहतरम जरदारी साहब, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन अब वो भी उम्र के इस हिस्से में है कि जनाब बस अब मैं आगे क्या कहूँ, ठीक है, ही ट्राइड हिज बेस्ट, लेकिन जो शोर हंगामा ऑपोजिशन। और मैं एक बात कह दूं, अगर ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अंदर पीटीआई वाले ना बैठे, मैं आपको बता रहा हूँ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की कामयाबी बिल्कुल डाउटफुल हो जाएगी। इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की जो कबूलियत है अवाम की नजर में वो खत्म हो जाएगी। फायदा किसको होगा? पाकिस्तान के दुश्मनों को फायदा होगा। तो मैं कहता हूँ एक मरतबा ईगो को सेट असाइड करो। ठीक है, इमरान खान बहुत बड़ा गलत आदमी है, करप्ट आदमी है, थर्ड रेट आदमी है, जेल में है, लेकिन उसको पेरोल पे लेके आए और वो अपना दूसरा ये बगैर साहब तभी याद आएंगी जब ऑपोजिशन में जाएंगे, और फिर पार्लियामेंट अपनी बेतौकीरी खुद इस तरह करती है जिस तरह
तरमीम पास की जाती हैं, जिस तरह कानून पास किए जाते हैं, हम देखते हैं कि कोई डिबेट नहीं होती, कोई इस तरह नहीं होता, वो नहीं होती। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। जी जी, मेरा जुमला सुन लें। पाकिस्तान की खातिर एक मर्तबा जिस तरह सानिया पीस के बाद होता, तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप वो जेल में है, जेल के बाहर है, पाकिस्तान की खातिर यार बड़े बड़े हम फैसले कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे दिल होना चाहिए, पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, पाकिस्तान से मोहब्बत की बात होनी चाहिए। लास्ट जुमला, विनिंग द हार्ट्स एंड माइंड ऑफ द पीपल ऑफ बलूचिस्तान, ये हमारा एम होना चाहिए। हमने उनके दिल और दिमाग जीतने हैं, बलूचिस्तान के अवाम के, वो भी मुहिब वतन है, वो भी ठीक है। पाकिस्तानी है, ये याद रखें आप। नईम साकिब साहब, आज के सवाल। एक ज़रूरी सवाल और एक गैर ज़रूरी सवाल। पहले ज़रूरी सवाल, एक ही दिन में दो मुख्तलिफ बयानात सामने आए। वज़ीर आज़म ने फरमाया कि तरक्की का सफ़र अब शुरू हो गया है, जबकि उनके बड़े भाई ने फरमाया है कि हुकूमत मुआशी इस्तेहकाम और रोज़गार की फराहमी के लिए ठोस इक़दामात ले। ये बात उन्होंने स्पीकर नेशनल असम्बली से मुलाकात के दौरान की। ज़रूरी सवाल ये है कि पाकिस्तान के तरक्की करने वाली बात मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब तक क्यों नहीं पहुंच रही? राइट। आज का गैर ज़रूरी सवाल, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने कौमी असम्बली में वज़रा की गैर मौजूदगी को आड़े हाथों लिया है। इत्तेहादी हैं पीपल्स पार्टी वाले। गैर ज़रूरी सवाल ये है, क्या वज़ीर का ओहदा संभालने के बाद असम्बली जाने का वक्त नहीं मिलता, या असम्बली में जाते ही इसलिए हैं कि वज़ीर बनना है? राइट। हमारे नाज़रीन सोशल मीडिया पर अपने फीडबैक करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।